क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि सबके सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग परफेक्टली दिख रही होगी। अभी हम अपना फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड फिजिक्स में आई होप कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वी आर स्टिल यहाँ पे क्या नाम है इस टॉपिक का, मैकेनिक्स ही कर रहे हैं। वी आर स्टिल स्टडिंग दिस मैकेनिक्स। बस ये मैकेनिक्स का एंड है। मैकेनिक्स के एंड के टॉपिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, आपको फोर्स एंड इक्विलिब्रियम तो पढ़ाया जा चुका, फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी पढ़ाया जा चुका, फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ाया जा चुका, फोर्स एंड मोमेंट्स पढ़ाया जा चुका, फोर्स एंड वर्क पढ़ाया जा चुका, फिर फोर्स एंड एनर्जी पढ़ाया गया। फिर अभी रिसेंटली हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है भाई, वो फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब जो फोर्स एंड डिफॉर्मेशन का टॉपिक है, इसको अगर मैं ओ लेवल्स में पढ़ाता तो मैं कहता फोर्स एंड एक्सटेंशन। क्या कहता है, फोर्स एंड एक्सटेंशन। बस हमने ना कुछ टर्म्स नहीं निकाली हैं, अदरवाइज डिफॉर्मेशन वही पुरानी टर्म है, डिफॉर्मेशन में कुछ नई बात नहीं है। एक्सटेंशन को ही कहते हैं डिफॉर्मेशन। वैसे तो मैंने आपको कहा यार ये क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन में, इट इज द डी, किसी ऑब्जेक्ट का डी शेप हो जाना, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाना, उसका कंप्रेस हो जाना, एक्सटेंड हो जाना, इलांगेट हो जाना, फॉर्मेट चेंज हो जाना, फॉर्म डी शेप डी वॉल्यूम डी एरिया डी लेंथ। बट मैंने कहा नहीं यार, डी एरिया नहीं पढ़ना हमने, चेंज इन एरिया हमने कहा नहीं पढ़ना। हमने क्या पढ़ना है, हमने एरिया को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए, एरिया को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए हमने क्या पढ़ना है, हमने सिंपल चेंज इन लेंथ पढ़ना है। डिफॉर्मेशन का मतलब था एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का मतलब क्या था, एक्सटेंशन का मतलब क्या था जी, चेंज इन लेंथ। और जब आपने उस चेंज इन लेंथ को क्या किया, जब आपने जब आपने डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कर दिया तो क्या चीज बन गई, व्हेन यू डिवाइड दिस, क्या नाम है इसका, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। प्लीज टेल मी बच्चों, सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए। इस जब आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं इस चेंज इन लेंथ को, तो व्हाट डू यू गेट, यस सर वी गेट दिस स्ट्रेन। हम क्या पता चलता है, हमें स्ट्रेन पता चलता है। ठीक हो गया भाई। यूं समझिए कि टर्म्स में पढ़ा चुका था। फोर्स एंड डिफॉर्मेशन में टॉपिक का हमारा नाम क्या था, हमारे टॉपिक का नाम था हुक्स लॉ। हाँ जी, और इस हुक्स लॉ में गौर से सुनिए, सीन क्या चल रहा है हुक्स लॉ में, सीन क्या चल रहा था जी, सुनिएगा प्लीज। हुक्स लॉ में दो तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ओ लेवल्स वाला हुक्स लॉ और एक ए लेवल्स वाला हुक्स लॉ। ओ लेवल्स वाले हुक्स लॉ का जहां ताल्लुक है, हमने उसमें पढ़ा था जी, क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फॉर्मूला निकालने करता है F इज इक्वल टू क्या, के ई, और के यहाँ पे किसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। ठीक है जी। और इस के को हम कहते हैं क्या है, दिस के इज नोन एज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। जी भाई, what is this springs constant equals to, it is equal to the ratio of force to extension, or it is equal to the rate of force applied to the extension produced। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने कहा था नहीं यार सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, there is another formula that was stress is directly proportional to strain, stress applied is directly proportional to strain produced in an object। और उसको जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, there was this capital E into small e, और इस कैपिटल E का जो फॉर्मूला है, what is it, it is the stress over, this is known as क्या, this was known as something like Young's modulus। ये काम करेंगे बच्चों, एक छोटी सी मेहरबानी करेंगे, मुझे इसका भी जरा लास्ट लेक्चर का कोई स्क्रीनशॉट भेज दें
लास्ट लेक्चर में जो स्क्रीनशॉट है प्लीज अगर आप मुझे भेज दें ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी ये समझने में कि मैंने आखिरी जुमला क्या छोड़ा है, आखिरी जुमला क्या छोड़ा है, कहाँ से मुझे बात को दोबारा आगे कैरी करना। प्लीज एनी वॉलंटियर्स मुझे लास्ट जुमला जानना है, लास्ट बात जाननी है। आ गया जी, लिखा है जी हमने। ओके, एक तरफ हमने ये क्या कहते हैं यंग्स मॉडल्स के 2 कॉलम्स बनाए, सॉरी हुक्स लॉ के 2 कॉलम्स बनाए। ग्रेट हो गया, मिल गया बच्चों, मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हमने हुक्स लॉ के 2 कॉलम्स बनाए हैं कि लिखा, उसको स्प्रिंग्स कांस्टेंट बोला, स्ट्रेन की रेशो लिखी, ठीक है, उसको हमने कैपिटल ई बोल दिया, फिर हमने डिफाइन किया प्रॉपर्ली। स्प्रिंग्स कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इट इज डिफाइंड एज द, मेरी आवाज लैग कर रही है जी बच्चों, किस किस को मेरी आवाज कम आ रही है या लैग होती हुई आ रही है? इट्स फाइन। चले, कोई कह रहे हैं सर इट्स अ बिट लैगिंग, अब ठीक हो गई है, योर वॉइस इज, सर ठीक आ रहा है। चलो, कुछ को ठीक आ रहा है, कुछ को प्रॉब्लम। अब ठीक हो गया बेटा, तो अब ठीक हो गई है। अभी हुआ है, या तो आप लोग दोबारा से एंटर कर दीजिए जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। इट सेज योर बैंडविड्थ इज लो। पुत्र मैं सुबह से क्लासे ले रहा हूँ और आज पहली दफा किसी ने भी मुझे बोला है कि सर आपकी आवाज लैग कर रही है। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अगर आवाज में लैग हो रहा है तो प्लीज आप ना दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए, प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए। लो जी चलें, सारों ने दोबारा कनेक्ट कर लिया होगा और अब कोई इतना खास मसला नहीं हो रहा होगा ऑडियो में। हुआ है अभी मसला है बच्चों? कुछ बेहतर हुआ है या अभी भी कुछ मसला चल रहा है? हेलो, बेहतर हो गया सर, नो इश्यूज फॉर मी, बेहतर है। व्हाट्सएप चेक करें, अच्छा व्हाट्सएप चेक करें। bandwidth is low, says the use academy's network bandwidth is low। ओके ओके, चलो, शायद वो एकदम के लिए थोड़ी देर के लिए आता है वो मैसेज, या वो कॉन्टिन्यूस है? मोहित, वो मैसेज जो आपने मुझे दिखाया है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है या टेम्परेरी तौर पे था या परमानेंट है? वो गुजारा करो यार, गुजारा करो भाई, फिर गुजारा करो। ये तो सुनो यार, ये तो सुनो, इग्नोर करें प्लीज इन तमाम बातों को। मैं काम करता हूँ, वीडियो को ऑफ करता हूँ, ठीक है, वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए आप वो जो आई थिंक ऑडियो कम से कम क्लियर हो जाए, एटलीस्ट ऑडियो क्लियर हो जाए। इट्स फाइन ना, ओके, सही हो गया, चलो ग्रेट हो गया। इधर तरफ प्लीज ध्यान दें, फिर ध्यान दीजिए प्लीज, सबके सब इधर ध्यान दीजिए। हम ना हुक्स लॉ पढ़ रहे थे। हुक्स लॉ में 2 तरह के हुक्स लॉ हैं, एक ओ लेवल्स का हुक्स लॉ है और एक ए लेवल्स का हुक्स लॉ है। ओ लेवल्स के हुक्स लॉ में फोर्स और एक्सटेंशन को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया है, जबकि ए लेवल्स के हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया है। बुनियादी बात एग्जैक्टली वही है, फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि ऑर्डिनरी टर्म्स को एडवांस्ड टर्म बनाने की कोशिश, यही फर्क है ना। ओ लेवल ए लेवल में क्या फर्क होता है? ऑर्डिनरी एडवांस्ड। तो फोर्स और एक्सटेंशन को ऑर्डिनरी अल्फाज समझ लीजिए और स्ट्रेस
और स्ट्रेन को एडवांस्ड अल्फाज समझ लीजिए, और उन दोनों की आपस की प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ सिंपल सा एक कांस्टेंट था, उसको हमने के कह दिया। यहाँ थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड किस्म का कांस्टेंट, एडवांस कांस्टेंट है, उसको हमने ई कह दिया। के का नाम हमने सिर्फ स्प्रिंग के लिए पढ़ा था, तो हमने नाम ही उसका क्या रख दिया, हमने उसका नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट रख दिया। और यहाँ ई का नाम हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम यंग्स मॉडुलस हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जब डिफाइन किया गया तो डिफाइन ऐसे किया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज क्या, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या चीज, वही फोर्स अप्लाइड टू द extension produced in a spring। ठीक हो गया। इधर अगर मैं यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करूं तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ stress applied to the strain produced, ratio of stress applied to the strain produced in the spring or in any object, I believe in any object, not necessarily the spring but in any object। ठीक हो गया, यहाँ तक इसको मसला है। ओके, अब आपने यहाँ पे इसकी SI यूनिट पढ़ी होगी कि इसकी SI यूनिट क्या है। इसकी SI यूनिट इज फोर्स पर एक्सटेंशन इज न्यूटन पर मीटर। इसकी SI यूनिट इज क्या, पास्कल ओवर यूनिटलेस। पास्कल ओवर यूनिटलेस क्या चीज बनेगी, अगर आप पास्कल को डिवाइड कराओगे, स्ट्रेस की जगह पास्कल आ गया, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती तो पास्कल ओवर एनीथिंग, पास्कल ओवर नो यूनिट, इट इज पास्कल। ठीक है, दिस इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एंड दिस इज पास्कल। यू नो व्हाट, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हमें उसका थोड़ा मतलब भी वाजिया होना चाहिए, उसकी थोड़ी फिजिक्स हमें वाजिया होनी चाहिए। मुझे प्लीज बताइए के या ई की जो वैल्यूज हैं ये क्या डिटरमिन क्या करती हैं, लाइक मतलब अगर किसी का के कम है या किसी का के ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सर ऑब्जेक्ट की स्टिफनेस ज्यादा है, स्टिफनेस कम है, रिजिडिटी है, स्टिफनेस। चलो ठीक है, स्टिफनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं के का लेना देना किसके साथ है, ग्रेटर द के ग्रेटर द स्टिफनेस। बल्कि काम करते हैं, इससे पहले कि मैं स्टिफनेस की तरफ जाऊं, इससे पहले कि मैं स्टिफनेस की बात करूं, मुझे बताइए व्हाट इज मेंट, इफ ऐसे उसी तरह दो कॉलम्स को कैरी करिए, यहां लिखिए व्हाट इज मेंट बाय spring of K is equals to 1 न्यूटन पर, मिसाल के तौर पर 1 न्यूटन पर मीटर। ओके, हाँ जी, अगर मैं कहूं एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का K है 1 न्यूटन पर मीटर, क्या मतलब इस बात का? शुड वी कंटिन्यू द कॉलम्स? यस एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं, कॉलम्स कंटिन्यू कीजिए। सवाल है व्हाट इज मेंट बाय स्प्रिंग ऑफ K इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर, बल्कि 1 न्यूटन पर मीटर तो बहुत डिफरेंट है, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर, चलो ये कर लो, बल्कि 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर। चलो एक बात, ऐसा यूनिट तो ये हो गई, अदर यूनिट्स में, अदर यूनिट्स आर या तो न्यूटन पर सेंटीमीटर हो जाएगा या कहीं पे न्यूटन पर, 1 मीटर की एक्सटेंशन होना बहुत ज्यादा है, 1 मीटर की एक्सटेंशन होना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक्सटेंशन कितनी देख रहे हैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर। प्लीज बताइए इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसका मतलब यह है कि सर एक स्प्रिंग है जिसके अंदर अगर आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पैदा होगी, या फिर 1 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर होगी 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पैदा करने के लिए। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देखिए जी इसका जवाब लिखवा रहा हूं, आई बिलीव इट मींस क्या, इट मींस that a force of 1 Newton is required
to produce an extension of 1 centimeter in the क्या to produce an extension of 1 centimeter in the spring. जी भाई, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें. It means that a force of 1 Newton, that a force of मलिक अहमद अपनी वीडियो बंद करो यार, मलिक अहमद बंद करो इस वीडियो को, इधर ध्यान दो सारे के सारे. It means that a force of 1 Newton is required to produce an extension of 1 centimeter in the spring. To produce an extension of 1 centimeter in the spring, 1 Newton per cm, 1 Newton per cm. ठीक है. अच्छा, अगर मैं कहूँ, अगर किसी को चाहिए x न्यूटन पर सेंटीमीटर, अगर किसी के अंदर 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पैदा करने के लिए मुझे 10 न्यूटन चाहिए, अगर मुझे किसी को 10 न्यूटन चाहिए, इसका मतलब क्या है? दोनों स्प्रिंग्स में फर्क क्या है? जिसको 10 न्यूटन पर सीएम चाहिए, 10 न्यूटन पर सीएम चाहिए, इसका मतलब वो स्टिफ है, उसको खींचने में, उसको एक्सटेंड करने में बहुत ज्यादा जोर लगेगा, उसको एक्सटेंड करने में बहुत ज्यादा जोर लगेगा. सो बेसिकली के क्या डिटरमिन करता है? के डिटरमिन्स या के रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस एक्चुअली, है जी. के रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. तो आई बिलीव मैं यहाँ क्या लिखवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो नोट लिखवाऊंगा ये है K represents the stiffness of a spring. मतलब क्या इस बात का? Greater the value of K, greater the stiffness of the spring. ठीक है, stiffness मतलब stiff, like stiffness stiff है जी, सख्त है जी, rigid है जी, inextensible है. No, not exact, inextensible मतलब extend ही नहीं होगा. जिसकी stiffness ज्यादा होगी, K ज्यादा होगा, स्टिफनेस ज्यादा होगी, एक्सटेंड करना मुश्किल होगा. आई बिलीव व्हाट? आई बिलीव ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, यू नो, हम पे एक नोट लिखेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K क्या होगा? नॉट फ्लेक्स, यस एग्जैक्टली, स्टिफनेस जो है वो फ्लेक्सिबल का उल्टा है. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, ग्रेटर द स्टिफनेस. ग्रेटर द स्टिफनेस के साथ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए डिफिकल्ट टू एक्सटेंड इट. ग्रेटर द स्टिफनेस का मतलब क्या है? दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सटेंड इट. हेलो जी. के अगर किसी का है 10 न्यूटन पर सीएम, तो इसका मतलब उसके अंदर 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन करने के लिए, हाँ जी, अगर मैं कह दूं यार ये 1 नहीं है, ये है x Newton per centimeter, it means that a force of x Newton is required to produce an extension of 1 centimeter in the spring. So greater the value of K, greater the force required to extend it, मतलब greater the stiffness of the spring या difficult to extend it. I hope समझ आ रहा होगा आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है. इसी तरह जब यहाँ पे आपने यूनिट्स लिखी हैं, इधर यूनिट्स में क्या आ जाएगा? या किलो पास्कल आ जाएगा, या मेगा पास्कल आ जाएगा, या शायद गीगा पास्कल वगैरह आ जाए, या शायद गीगा पास्कल वगैरह आ जाए. यहाँ पे मैं एक सवाल लिखवाना चाहता हूँ. What is meant by steel? What is meant by aluminium having E of? What is meant by steel of E is equals to I believe 200 gigapascals. चलो, E is equals to 200 गीगापास्कल. इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बात याद रखिए बेटा, मैंने क्यों कहा कि वो F इज इक्वल टू के ई वाला फॉर्मूला जो है वो ओ लेवल्स का है, बिकॉज वो सिर्फ स्प्रिंग पर अप्लाई होता है. अभी जो हमने हुक्स लॉ पढ़ा है, इट अप्लाइज टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड, लोहे का हो, आयरन का. ये व्हाट इज दिस यंग्स मॉडुलस? इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बेसिकली क्या होगा? ये क्या होगा? जैसे हम कहते हैं ना
कि जी फलाना स्प्रिंग कम स्टिफ स्प्रिंग है, ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, एक सेकंड के अंदर मैं वैल्यूज आपको नोट कराता जाता हूँ। ना बस एक सेकंड का टाइम दीजिए इसकी। जो मैंने अभी आपको स्टील लिखा है 210 गीगा पास्कल है सर। पी ए से पहले क्या सिंबल है, गीगा, कैपिटल जी। चलिए सवाल के पहले जवाब दें, फिर मैं आपको वैल्यूज लिखवाता हूँ कुछ। इसका जवाब दीजिए। गीगा पास्कल का मतलब होगा 200 इंटू, किलो में होता है 10 पावर 3, मेगा में होते हैं 10 पावर 6, गीगा में होते हैं 10 पावर 9 पास्कल। मतलब क्या इस बात का, बेसिकली ये है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। 200 गीगा पास्कल का स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट की स्ट्रेन पैदा होगी। It means that a stress of 200 gigapascal is required to produce a strain of 1 unit. To produce a strain of 1 unit का मतलब क्या है, देखते हैं ना। To produce a strain of 100%, क्या लिखेंगे, देखिए जी, it means that a stress of 200 gigapascal is required to produce a strain of 1 unit in what? In steel. To produce a strain of 1 unit in steel. ठीक है, देखिए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर मैं कहूँ एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का के था 1 न्यूटन पर सीएम, इसका मतलब था कि 1 न्यूटन। अगर मैं इसको कहता 1 किलो न्यूटन पर सीएम, तो 1 किलो न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड थी 1 सीएम की एक्सटेंशन पैदा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं वो स्प्रिंग तो अब किस मटेरियल का है, यहाँ पे हमारे लिए मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे क्या इंपॉर्टेंट है जी, मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, है जी, किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट इज द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। वहां क्या था, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इसको क्या कहूंगा मैं, E रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। खैर बहरहाल अगर किसी का E ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टिफ है। अगर किसी का E 200 गीगा पास्कल था, तो मैंने कहा स्ट्रेस ऑफ 200 गीगा पास्कल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन ऑफ 1 यूनिट इन द स्टील। खैर बहरहाल यहाँ पे स्ट्रेन ऑफ 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1/1, चेंज इन लेंथ इज 1, ओरिजिनल लेंथ इज 1, मतलब 100% स्ट्रेन। एक काम करो 100% लिख दो यार यहाँ पे, ये जो स्ट्रेन ऑफ 1 यूनिट लिखा है, क्या लिखना है इसके साथ, जो आपने स्ट्रेन लिखा ना 1 यूनिट का, लेट मी टेल यू, स्ट्रेन ऑफ 1 यूनिट लिखना, बेटा कोई गर्म पानी या कावा बना दे। स्ट्रेन ऑफ 1 क्या लिखना है, 100% लिखना है, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, ये क्या होता था, ये इट वाज एक्चुअली इक्वल टू E/L। अब ये E/L का जवाब 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब नीचे भी 1 होगा, ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा, ओरिजिनल लेंथ भी 1 हो और एक्सटेंशन भी 1 हो जाए। मतलब अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 1 है और टोटल लेंथ 2 हो जाए, तो एक्सटेंशन कितनी हो जाए, जितनी उसके अंदर, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ही एक्सटेंशन पैदा हो जाए, तो यूनिट स्ट्रेन आएगा। उसको अगर आप परसेंटेज में निकालो 1/1 इंटू 100%, तो 100% आएगा, 100% स्ट्रेन। जी भाई, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनाब जी, ये जो हमारे पास पहले क्या था के, उसका ताल्लुक सिर्फ के साथ, इट रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ओनली।
अब मैं कह रहा हूं E रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे जाके एक नोट लिखिए, तो मैंने चलो वैल्यू लिखवा दी। यहाँ किधर लिखेंगे, नीचे जाके लिखेगा, नीचे आके लिखेगा क्या, E रिप्रेजेंट्स द, मेरे पास नीचे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसी कॉलम में नीचे आके लिखेंगे E represents what, the stiffness of क्या, of the material। A represents the stiffness of the spring, whereas E represents the stiffness of the material। मेरे पास एक किताब है, उस किताब में ना मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज लिखी हैं। मिसाल के तौर पर किताब में लिखा है जी, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो K है वो है 70 गीगापास्कल। फिर उसने लिखा हुआ है जी जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर का है 130 किलोपास्कल। फिर उसने लिखा है जी जो नॉर्मल आयरन होता है, जो उसका नॉर्मल आयरन का है जी 200 गीगापास्कल। फिर उसने कहा जी स्टील जो है, स्टील का लिखा हुआ है 210 गीगापास्कल। यू नो, हम ये बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन के लिए जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, कोई भी किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम जो सरिया यूज करते हैं, जो लोहा यूज करते हैं, वो जो सरिया होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, या वो कॉपर का होता है, या वो प्योर आयरन का होता है, या वो स्टील का होता है जी। जिसकी जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसका होता है। अब जी की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, स्टील की सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ और भी लिखे हैं, लेड की है 18 यूनिट्स है, बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है जो ब्रिक्स होती हैं, मतलब ये ब्रास है, ब्रास का है 100, वो भी बहुत कम है, ठीक है। देन देयर इज दिस टिन की यूनिट्स है 50, वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल इंपॉर्टेंट है, वो स्प्रिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ लेवल्स में व्हाई डू वी ऑलवेज, क्या क्या 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। Why do we always have to consider the strain will be 100% in these types of questions? I mean, can't we two different values divide to produce 200 gigapascal? Okay, एक तो इतना लंबा सवाल है, लेकिन चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है पुत्र। जब हम देखें, ओके आपकी बात ठीक है, आपकी बात, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, आप उसका जवाब सुन लो। हम यहाँ पे कह रहे हैं 1 किलो न्यूटन पर cm, तो 1 किलो न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 cm। हम न्यूमरेटर की पूरी वैल्यू लिखते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 लिखते हैं, वो रेशो होती है ना, किलो न्यूटन पर cm। अगर मैं कहूँ किसी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो क्या क्या मतलब निकालते हैं आप, 30 मीटर्स आर ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। अगर मैं कहूँ किसी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, क्या मतलब इस बात का, सर 120 किलोमीटर ट्रेवल होते हैं इन 1 आवर। तो डिनोमिनेटर को तो हमेशा न्यूमरेटर को पर यूनिट लिखते हैं ना, उसकी 1 यूनिट लिखते होते हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी की इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट है 1 न्यूटन पर मीटर, तो 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए 1 मीटर की एक्सटेंशन पैदा करने के लिए। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी स्ट्रेस है, किसी के यंग्स मॉडुलस है 200, अगर 200 पास्कल का प्रेशर चाहिए या स्ट्रेस चाहिए, क्या करने के लिए, सर 1 यूनिट की, डिनोमिनेटर को तो हम हमेशा 1 यूनिट ही लेते हैं बेटा जी, लीना बेटा। वैसे आपकी बात ठीक है सर, किसी भी स्ट्रेस की वैल्यू अगर 400 है और E की वैल्यू जो है वो 2 है, तो ठीक है, तभी जवाब 200 ही आएगा, मैंने मान ली इस बात को। लेकिन डिफाइन करते वक्त मैं कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करने का यार 200 गीगापास्कल का स्ट्रेस चाहिए टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन ऑफ 1 यूनिट, तो ये तो डेफिनेशन आ गई ना। आप जहाँ न्यूमेरिकल का डालोगे तो यस, इस E की जगह 200 फिक्स कर दो। अगर ये वाला 400 हो गया तो बस ठीक है, फिर ये 2 आ जाएगा, ये 600 हो गया तो ये 3 आ जाएगा, ये 800 हो गया तो ये 4 आ जाएगा। जो भी नोन होगा, जो अननोन होगा, उसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब किसी ने कहा सर E भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस है, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस नहीं है। E का मतलब ही स्टिफनेस है, किसी का E ज्यादा है तो उसका मतलब वो ज्यादा स्टिफ मटेरियल है। यहां भी लिखे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E ग्रेटर द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। यहां पे काम करेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E, greater the value of E, greater the value
greater the value of E, greater the value of stiffness, greater the value of E, greater the value of the stiffness of the material. ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एक काम करें आप लोग, आपने एक काम करेंगे प्लीज पेज के जाएं हेडर पर, पेज के हेडर पे जाकर एक छोटा सा साइड पे कहीं टेबल बना लें जिसमें मैं आपको वैल्यूज लिखवाना चाहता हूँ। उसमें ना मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के क्या कहते हैं मटेरियल्स की वैल्यू लिखवाना चाहता हूँ। पेज के हेडर पे जाके या कहीं पे भी साइड पे कहीं पे भी कोई टेबल सा बनाना है अब आपने, मैं यहाँ साइड पे लिखवाएं, टॉप पे बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ मटेरियल पेज के हेडर पे जाएं मटेरियल लिखें और यहाँ उसके ई की वैल्यू लिखवाऊंगा किसमें, गीगा पास्कल में। पेज के हेडर पे जाके दो ना यूं करके तो हाँ जी, मटेरियल में मैं आपको सबसे पहले क्या लिखवाता हूँ जी, नहीं कॉलम्स नहीं बराबर करने, मैं कॉलम्स में भी कुछ और भी लिखवाऊंगा, कॉलम्स नहीं बराबर करने बेटा, कॉलम्स में कुछ और भी लिखवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले करें जी लेड, लेड का आता है 18, ठीक है। लेड के बाद करें जी 18 गीगा पास्कल है। लेड के बाद करें 10 का 50 गीगा पास्कल है। फिर उसके बाद करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैल्यू है 70। एल्यूमिनियम के बाद जो है वो करें जी ब्रास, ब्रास एक एलॉय है उसकी वैल्यू है 100, ठीक है। ब्रास के बाद जो है जी 100 के बाद आप क्या करें, कॉपर की कितनी है, कॉपर की 130, कॉपर की 130 करें जी। फिर 130 के बाद देयर इज दिस आयरन, आयरन की जो वैल्यू दैट इज 200। फिर जब आप उसको स्टील बना देते हैं तो इसकी वैल्यू इज 210। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम देखिए किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। यू सी द वैल्यू ऑफ स्टील इज सबसे ज्यादा। तो स्टील किधर इस्तेमाल होता है, हाँ जी स्टील किधर इस्तेमाल होता है, स्टील इज यूज्ड एज अ सरिया, ठीक है जी, यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इट इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक हो गया जी, इट इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सो जो भी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, जो भी डैम्स बनते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन बनती है कि उसकी छतें बनती हैं कि उसके कॉलम्स बनते हैं कि उसकी बीम्स बनती हैं या उसकी दीवारें बनती हैं, जो भी है उसमें सरिया इस्तेमाल होता है। फिर सरिये में कंक्रीट फिक्स करते हैं, वो खैर वो जब आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे होता है, स्ट्रक्चर बिल्ड कैसे होता है, स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है। खैर तो जिसकी 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 सबसे ज्यादा, do we have to learn these values? No, not at all, you just need to write these values। हाँ अंदाजा पता होना चाहिए स्टील का ज्यादा है। लेड, लेड तो मेरा नहीं ख्याल किसी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कोई कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने में नहीं यूज होता, ठीक। बहुत सॉफ्ट है ना वो, इतना इतना ज्यादा वो यू नो रिजिड नहीं है। जिसकी ई की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, नॉट जस्ट स्टिफ बट आई बिलीव स्ट्रेंथ। आई थिंक ये जो वैल्यू ऑफ ई है it describes the strength of the material as well, है जी। if I say E describes not just the stiffness, I believe stiffness से ज्यादा strength भी, E represents what, the strength of material, the strength of materials। जी जनाब, इसमें किसी को परेशानी है कि अगर मैं कहूँ जी E से हमें let is used to draw structures, okay okay, let is not used to make structures, okay sir, let is used to draw structures, ठीक है। Are these values same for contraction? No, 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 ये तो है tensile strength है। E represents the tensile strength। कौन सी वाली strength? E represents the tensile strength। What is meant by this loves tensile strength? जब आप उसको खींचते हैं, खींचने वाली स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ और है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैं नहीं डिस्कस कर रहा, हम इस वक्त टेंशन वाली स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप उसको यूं मतलब खींचेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो स्टील मेरे ख्याल से 210, I've heard टेंसाइल फैब्रिक, नहीं ज्यादा नहीं जाना आगे भाई, सिंपल है, टेंशन से निकला है टेंसाइल, टेंशन टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ
मतलब खींचने वाली स्ट्रेंथ, खींच के तोड़ने वाली, खींच के, जिस तरह रबर को आप खींचते हैं ना, रबर इज अंडर टेंशन, इसी तरह लेट मी टेल यू, जब हम ई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टिफनेस के, हैदर साहब आपने यही सवाल थोड़ी देर पहले भी मुझसे पूछा था और मैंने आपको क्या कहा था पुत्र, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई ग्रेटर द स्टिफनेस। मैं उसका फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, बस इतना बता रहा हूँ जिसकी वैल्यू ज्यादा, देखे ना यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि जिसकी ई ज्यादा है उसकी स्टिफनेस ज्यादा है, इनफैक्ट उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, उसकी इनफैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। यू नो मैं आपको बताता हूँ, सिंस आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई डन, हमने ये मास्टर्स किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो उसमें हम पढ़ते ही सरिया हैं, पूरे 4 साल मैंने सिर्फ सरिया पढ़ा है, ठीक है, दो चलो सिर्फ सरिया नहीं पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी। वैसे तंजन कह रहा हूँ कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सरिया, इसी के ऊपर सारी जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, इसके ऊपर ही चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, इसका एक ही टेस्ट होता है, सरिये को चेक करने के लिए एक ही इसका टेस्ट करते हैं लैब में। पता है क्या होता है, बहुत बड़ी सी जैगेंटिक किस्म की मशीन होती है, वो मशीन ना सरिया को, उसके जॉज होते हैं 2, वो जॉज के थ्रू सरिये को पकड़ लेती है और सरिये को यूं खींचना स्टार्ट करती है, ठीक है। हम तो बहुत ही एक हैवी मशीनरी है वो, ठीक है, हम जैसे नहीं रबर को हम जैसे रबर का इलास्टिक बैंड होता है, हम उसको यूं खींचते हैं तो आराम सुकून से खींचता चला जाता है और खींचते खींचते एक वक्त क्लिक करके टूट जाता है जी। रबर अगर मेरे पास यहाँ होता तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता। जो भी इलास्टिक रबर होता है, रबर बैंड होता है, जो उसको आप खींचते रहें खींचता जाता है ना, यानी खींचता खींचता एकदम क्या होगा, कहीं से दरम्यान से वो पतला होगा और पतला होते ही क्लिक करके टूट जाएगा। एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर इज शोन बाय सरिया। ये स्टील की रॉड्स होती हैं जो आप जो घरों में या प्लाजो में बनाते हैं, उसको भी मशीन के 2 हाथ होते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं और वो ऐसे ही उसको खींचना स्टार्ट करते हैं, खींचते हैं सरिया लंबा होता है तो क्लिक करके टूट जाता है, ठीक है। तो टूटता कब है, ये टूटने का ग्राफ बनाते हैं यार, ये काम करें, टूटने का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उसी तरह के 2 कॉलम्स बनाऊंगा मैं, उसी तरह के, मतलब जिस तरह से आप पहले से कॉलम्स में लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप कॉलम्स में ही कैरी करें। यहाँ पे हमारा आपका ऑलरेडी एक हुक्स लॉ के 2 कॉलम्स चल रहे हैं, उन 2 कॉलम्स में आपके सामने है ये क्या कहते हैं, हुक्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग इधर से, हुक्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग उधर से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने के का मतलब लिखा हुआ है, यहाँ ई का मतलब लिखा हुआ है, के रिप्रेजेंट स्टिफनेस, ई रिप्रेजेंट स्टिफनेस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर द स्टिफनेस, greater the value of E, greater the stiffness. In fact, greater the value of E, greater the strength of the material. ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वो सिखाने के लिए आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ, किस चीज का ग्राफ, ओ लेवल्स वाले कॉलम में बनाए फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ और ए लेवल्स वाले कॉलम में बनाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ। उससे पहले आप ये लिख दें, कि क्या कहते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल या ग्रेटर द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई ग्रेटर द स्ट्रेंथ या ग्रेटर द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। लिख चुके हैं, ओके, जब आप लिख चुके हैं तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपने पेज के हेडर पे लिखनी थी बेटा, ये सारी वैल्यूज हैं वो आपने क्या करना है, पेज के हेडर पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ, उसी तरह 2 कॉलम्स में यहां पे लिखवाऊंगा जी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक हो गया। यहां पे पढ़ाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ, हाँ जी, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स इन न्यूटन्स, एक्सटेंशन इन क्या मीटर्स या सेंटीमीटर, या चलो ऐसा यूनिट्स लिखते हैं फिर आप। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेस इन पास्कल्स एंड स्ट्रेन इन परसेंटेजेस, not with no proper units of strain, अगर आप जस्ट स्ट्रेन यूं लिख दें उसकी कोई यूनिट नहीं होती, अगर आप वो डेसिमल्स में लिखेंगे तो डेसिमल्स में लिख दें, अगर आपने परसेंटेज में लिख दिया परसेंटेज में लिख दें, फ्रैक्शंस में देखें, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ,
change in length divided by original length. तो if it is change in length over original length, तो आप क्या करें, वो या तो उसका जवाब फ्रैक्शंस में आएगा, या जवाब डेसिमल्स में आएगा, या फिर जवाब उसका परसेंटेज में आएगा। जैसे भी उसका जवाब आए, जैसे भी उसका जवाब आए, उसको क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, सवाल का जवाब तो यार, दो क्वांटिटीज जब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ कैसा होता है। दो क्वांटिटीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ कैसा होता है। सर जी सीधी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके जी, सीधी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके जी, ले जाओ जी। इसके बाद में थोड़ा सा इसको कर्ल करें, थोड़ा सा इसको कर्ल करें टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या बनाएं, यहाँ पे भी बनाएं क्या जी, सीधी लाइन एंड देन कर्ल इट थोड़ा सा टुवर्ड्स द स्ट्रेन वाला एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इन एक्चुअल यू रिमेंबर आपने कहा था फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद इन द क्या, विद इन द इलास्टिक लिमिट। आई बिलीव ये जो पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट। इट्स नॉट जस्ट द इलास्टिक लिमिट, आई बिलीव दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट एज वेल। यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी भी खत्म, इलास्टिसिटी भी खत्म। यहाँ पे भी लिखें, नहीं प्लास्टिक नहीं पुत्र, प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसके बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई खैर चलो, जब तक ये सीधी लाइन है तब तक तो पढ़े ना भाई। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट एक बात आपने याद रखनी है, एक स्पेशल नोट है, द लाइन बेंड्स, लाइन कर्व्स टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। लाइन कर्व्स और बेंड्स टुवर्ड्स कौन सा एक्सिस, मतलब ये उधर भी तो कर्व हो सकता था, उधर क्यों नहीं कर्व हुआ, ऊपर फोर्स की तरफ कर्व क्यों नहीं हुआ। इस बात का रटा लगाएं फिलहाल थोड़ी देर। क्या रटा लगाएंगे सर, लाइन कर्व्स या बेंड्स टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। नहीं, कुछ नहीं समझाऊंगा इसके बारे में भी, इसके बारे में कुछ भी नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे भी हार्डर टू एक्सटेंड नहीं है, इजियर टू एक्सटेंड हो जाएगा, मजीद फोर्स लेकिन नहीं पढ़ाना। जस्ट इतना याद रखें कि वो कर्ल कर जाता है टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स द strain axis, towards the strain axis. Line curves or bends towards the strain axis. Line curves or bends towards the extension axis. यहाँ पे line curves or bends towards the strain axis. यहाँ तक किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। इसको छोड़ें, किधर बंद करता है, मैंने नहीं समझाना, पता नहीं मैं क्यों ले आया उसको। ठीक है, मुझे जस्ट ग्राफ समझाना है। इस पॉइंट O से दैट इज ओरिजिन, और इस पॉइंट P से दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे भी पॉइंट O लिख दें, यहाँ पे भी पॉइंट P लिख दें। हाँ, मैंने ग्राफ का समझाना होता है ग्रेडियंट और एरिया अंडर द ग्राफ। क्या समझाना होता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपको क्या समझाना है। आपने ग्राफ का एक तो ग्रेडियंट समझाना है और फिर ग्राफ का एरिया समझाना है। मुझे बात बताओ जी, नंबर 1 इसका ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ FE ग्राफ, ऐसे बताओ कि ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, राइज ओवर, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है जी, राइज ओवर रन। व्हाट इज ऑन द राइज, इट इज फोर्स। व्हाट इज ऑन द रन, इट इज एक्सटेंशन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज फोर्स ओवर एक्सटेंशन। सर जी, इट इज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ग्रेट, हो गया जी। तो यू सी व्हाट, यू सी दिस कि सर ग्रेडियंट जो है वो किसके बराबर है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट के बराबर है। हेलो जी, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू स्प्रिंग्स कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट चेक करूं किसका, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस,
स्ट्रेन ग्राफ। प्लीज बताइए, वो बात हुई है, ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? सर ये राइज ओवर रन होता है। व्हाट इज ऑन द राइज? सर जी इट इज स्ट्रेस। व्हाट इज ऑन द रन? इट इज स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन? सर इट इज यंग्स मॉड्यूलस। तो यू नो व्हाट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि डिफाइन स्प्रिंग्स कांस्टेंट, तो आप कहें इट इज द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। और अगर आपसे कोई ये पूछे डिफाइन यंग्स मॉडुलस, तो आप कहें सर इट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। जी, किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करेंगे भैया। Any questions, please? Yes, gradient is constant to springs, constant is constant. Gradient is constant to Young's modulus is constant. हाँ जी, यहाँ पे भी मैं इस वक्त सिर्फ यहाँ तक, क्या नाम है इसका, प्रोपोर्शनल लिमिट तक की बात कर रहा हूँ। ये आइडिया जितने भी लॉज हैं, ये सारे लॉज कहाँ तक अप्लाई होते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट तक अप्लाई होते हैं, या यूं समझिए कि सर वो क्या नाम है उसका, इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज का? ग्रेडियंट का। एक और चीज भी होती होगी, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। देखते हैं जनाब एरिया का क्या सीन चल रहा है। यू नो हमने भी अगली चीज क्या पढ़नी है, दैट इज एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ओके, प्लीज बताएंगे ये एरिया किस चीज का नाम है? एरिया क्या होगा इसका? हाँ जी, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्राइंगल है ना, बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इज हाफ। बेस कितनी है? बेस इज एक्सटेंशन इंटू हाइट कितनी है? तो क्या हाफ इंटू ई की वजह लिखे, हाफ इंटू एफ इंटू ई, हाफ इंटू एफ इंटू ई। कैन यू प्लीज टेल मी ये फोर्स इंटू एक्सटेंशन क्या होगा? फोर्स इंटू एक्सटेंशन क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, फोर्स और एक्सटेंशन को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फोर्स और एक्सटेंशन को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आई थिंक इट इज इक्वल टू वर्क डन। क्या करने के लिए? वर्क डन टू क्या? प्लीज सॉरी, वर्क डन टू एक्सटेंड अ स्प्रिंग। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू वर्क डन। क्या करने के लिए? दिस इज इक्वल टू वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। Work done to stretch a spring। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। ये जो आप वर्क डन करते हैं ये क्या हो जाता है? ये जो हम वर्क डन करते हैं वो क्या हो जाता है? सर जी वो एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। ये स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं, उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है? उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया ना आप? तो इट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in what? Stored in the elastic potential energy stored in the spring, in the what? In the spring। तो लो जी क्या बात कर रहे हैं हम? दैट इज इक्वल टू क्या है? ई पी ई। हम ये कह रहे हैं भाई कि जब आप एरिया निकालोगे अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, तो किसके बराबर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन टू स्ट्रेच स्प्रिंग के बराबर होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। देखिए वर्क और एनर्जी का आपस में कैसा ताल्लुक है? हम जब ऊपर की तरफ जब हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या होता था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती थी। हम कहते हैं वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। तो यहां से आगे, वैसे यहां से आगे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या बना? डज हाफ मीन ओनली दी? नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट जैसे मुझे बताएं हादिया, आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास ये है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। What does that half mean?
मतलब काइनेटिक एनर्जी में हाफ का उस तरह का मतलब नहीं है जैसे आप निकालती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हाफ का वो मतलब नहीं है जो भी आप निकाल रहे हैं। हाफ इज जस्ट हाफ, एक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हाफ क्या है, हाफ इंटू एफ इंटू ई, एंड आई बिलीव एफ की जगह अगर मैंने फॉर्मूला वो एम वी स्क्वायर की तरह बनाना है, लेट मी टेल यू, अगर मुझे फॉर्मूला एम वी स्क्वायर की तरह बनाना है, एफ की जगह क्या लिखूं, एफ की जगह के ई लिख सकता हूँ, हाफ इंटू के ई इंटू ई, क्या बनेगा, हाफ के ई स्क्वायर। यारा जी ये आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इज हाफ, m was the mass of the constant, that was mass of the object that was constant, यहाँ k is the springs constant that is constant, वहां था v का स्क्वायर, यहाँ है e for extension का स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यहाँ है हाफ इंटू के ई स्क्वायर। जी पुत्र जी, कुछ इक्वेशन किया है हमें, हल्की फुल्की शक्ल मैच होती है किसी से, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के ई स्क्वायर, वो तो काइनेटिक था, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। खैर बहरहाल जो भी है, वापस जाते हैं पीछे, वापस जाते हैं पीछे। हमें जो ग्राफ सीख रहे हैं, एक तरफ फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ सीख रहे हैं, एक तरफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ सीख रहे हैं। फोर्स एक्सटेंशन का जो ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास किसके बराबर है जनाब, वो जो है वो स्प्रिंग्स कांस्टेंट के बराबर है। व्हाट डज द स्क्वायर मीन है, ओके 2 मिनट सब्र कीजिए। और जो इसके ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ था वो वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग था, या वो वर्क डन टू एक्सटेंड अ स्प्रिंग था, या वर्क डन टू डिफॉर्म अ स्प्रिंग था। तो फिर अल्टीमेटली वो किस सूरत में स्टोर हो गया, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। फॉर्मूला तो हाफ एफ ई था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस हाफ एफ एफ की जगह क्या कर दिया, के ई पुट कर दिया, तो हाफ के ई इंटू ई हो गया, हाफ के ई स्क्वायर हो गया। तो हाफ इज हाफ, के इज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ई इज द एक्सटेंशन। ई पर स्क्वायर का क्या मतलब है, जो हाफ एम वी स्क्वायर में वी पे स्क्वायर का क्या मतलब था। हमारा आपने सवाल पूछा है सर ई पे स्क्वायर का क्या मतलब है, आप मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर, वी के स्क्वायर का क्या मतलब है। जी पुत्र, हमारा सवाल का जवाब दीजिए बेटा जी। जो हाफ एम वी स्क्वायर में वी के स्क्वायर का मतलब है वही यहाँ पे हाफ के ई स्क्वायर में ई के स्क्वायर का मतलब है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि सर इसका ताल्लुक हाफ तो कोफिशिएंट है, उसको छोड़ें, के तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, उसको भी छोड़ें। तो आई बिलीव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर, विच मीन्स क्या, विच मीन्स अगर क्या हुआ, अगर एक्सटेंशन डबल हो गई तो ईपीई डबल नहीं होगी। अगर एक्सटेंशन किसी की आप डबल करते हो तो उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो इंटू 2 की बजाय नहीं इंटू 4 होगी। जी भाई, जिस किसी ने सवाल पूछा है स्क्वायर वाला, उसको समझ आया कि सर ई पे स्क्वायर का क्या मतलब है, भाई समझ आ गया तो हाँ कर दो यार। यस सर गॉट इट, ओके जी। हम अच्छा कहते हैं सर समझ आ गया। यहाँ पे इसका मतलब है कि स्पीड, जैसे वहां काइनेटिक एनर्जी में स्पीड डबल होती थी तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाती थी, मतलब डबल का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स हो जाती थी। यहाँ पे भी अगर एक्सटेंशन डबल हो जाती है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डबल का भी डबल हो जाती है, डबल का स्क्वायर हो जाती है, डबल का स्क्वायर इज 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा ओके। अब इधर चलें जरा, आखिरी बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज के लेक्चर की बात को, लेकिन थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी अजीब होगी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इस ग्राफ का हमने कहा जी ग्रेडियंट तो आ गया यंग्स मॉडुलस, ओके। इस ग्राफ का जरा एरिया अंडर द ग्राफ एड्रेस करते हैं। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ओके सर। एरिया का पहला फॉर्मूला तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अग्रीड। हाफ इंटू वन ऑफ द डायमेंशन इज stress into other is strain. Now I don't get this, what is it जी भाई, half into stress into strain, ठीक है। there it must be related to some work done or energy, but let me tell you, let me check कि कुछ फर्क है कि नहीं है, कुछ फर्क है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क है यार, थोड़ा सा फर्क कैसे है। this is half into क्या, this is half
स्ट्रेस की जगह मुझे बताएं, कुछ लिख सकते हैं आप? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स ओवर एरिया. व्हाट इज दिस? स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. ओके, अब आप मुझे बात बताएंगे, ये हाफ इंटू एफ ई है, हाफ एफ ई हो गया डिवाइड बाय ए एल हो गया. ये ए एल क्या चीज है? कैपिटल वी फॉर वॉल्यूम. व्हाट इज हाफ एफ ई? व्हाट इज हाफ एफ ई? अभी अभी आपने पता किया बच्चों, अभी अभी आपने पता किया हाफ एफ ई क्या होता है. वो तो वर्क डन होता है. हाफ एफ ई वर्क डन होता है टू स्ट्रेच अ मटेरियल या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल. ठीक है, तो ये क्या होगा? दिस इज हाफ एफ ई ओवर डब्ल्यू. आई थिंक हाफ एफ ई हो गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. तो लेट मी टेल यू, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. तो यू नो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि सर जी इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू, रिपीट आई मिस्ड. ओके बेटा, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एक तरफ स्ट्रेस है एक तरफ स्ट्रेन है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वर्क डन होता है. मुझे तो थोड़ा डाउट तो हो रहा था वर्क डन होगा, लेकिन बात में तो चले वर्क डन नहीं है. इट्स नॉट जस्ट वर्क डन. स्ट्रेस की जगह एफ ओवर ए लिख दिया, स्ट्रेन की जगह ई ओवर एल लिख दिया. तो हाफ इंटू एफ इंटू ई, व्हाट इज दिस? ये तो हो गया वर्क डन. व्हाट इज दिस? ए इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम. तो वर्क डन ओवर वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज दिस? इसका इस वाले का सिर्फ वर्क डन है, इस वाले का वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन per unit volume to क्या? To stress an object. Work done per unit volume to stretch an object. या जिसको आप क्या कहेंगे, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. या फिर क्या लिखेंगे आप? या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored per unit volume of an object. Elastic potential energy stored per unit volume of an object. जी यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ इज जस्ट फोर्स, मतलब जस्ट वर्क डन या ईपी. यहाँ फर्क क्या आ गया उसकी, जो कि वो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है. तो हाफ इंटू एफ ओवर ए इंटू ई ओवर एल है, तो हाफ इंटू एफ इंटू ई, तो वर्क डन हो गया. ओवर एक एक्स्ट्रा चीज भी आ गई. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ, हाउ विल वर्क डन ड्यू टू एक्सटेंशन टाई इन विद इन वर्क डन ड्यू टू मोशन कॉज व्हाट? पता नहीं भाई क्या सवाल पूछा आपने. टाई इन विद द वर्क डन ड्यू टू मोशन. मुस्तफा फारूक, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या सवाल लिखा है भाई जान. अपने वर्ड्स पे गौर करिए, क्या वर्ड्स हैं ये. तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ. तब तक मैं ये कह रहा हूँ, सादा फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ, उस ग्राफ का ग्रेडियंट. So when you take out the area under the graph, you get pascals. So work done over volume pressure के इक्वल होगा, हो गया. हाँ ठीक है खदीजा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. आप सही कह रहे हो, लेकिन जितना पुठा सीधा सोचोगे तो पुठा सीधा समझ आएगा. सीधा सीधा सोचो, सीधा सीधा समझ आएगा. आप क्यों बात को इतना घुमा फिरा के करना चाह रहे हैं? मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का ग्रेडियंट इज स्प्रिंग्स कांस्टेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का ग्रेडियंट इज यंग्स मॉडुलस. ठीक है, फिर हम कहते हैं ये जो फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ है, ठीक है, इसका जो एरिया इट इज सिंपल वर्क डन बट इज सिंपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन यहाँ का जो एरिया आता है इज नॉट जस्ट दी वर्क डन. व्हाट इज इट? इट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. इज नॉट जस्ट दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट. इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया, उसकी एरिया की यूनिट्स क्या है? इसके एरिया की यूनिट्स हैं जस्ट जूल्स. इसके एरिया की यूनिट्स होंगी जूल पर मीटर क्यूब, जूल्स पर मीटर क्यूब. ठीक है, ठीक है भाई.
यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और अगर आप यहां पे भी कोई फॉर्मूले में तब्दीली चाहते हैं, अगर आप यहां पे भी कोई सर वर्क डन ओवर वॉल्यूम समझा दें। अच्छा बेटा देखो एक बात सुनिए, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कोई प्रॉब्लम है? नो, हाफ हाफ है, एक डायमेंशन पे स्ट्रेस है एक डायमेंशन पे स्ट्रेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, नो। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने फर्क तो रखना ना, देखें इसके एरिया को भी वर्क डन कह दूं तो इसके एरिया को भी वर्क डन कह दूं, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। इसके एरिया में और उसके एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होगा, होगा ना? इसका एरिया था वर्क डन, देखते हैं इसके एरिया क्या निकलता है। हमने सिग्मा जो स्ट्रेस होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो फोर्स ओवर एरिया होता है कि नहीं होता? अली सिग्मा की जगह मैं फोर्स ओवर एरिया लिखूं, लिख दिया। स्ट्रेन की जगह एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ लिखूं, लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हाफ इंटू एफ इंटू ई क्या होता है, वो अलग है, वो है वर्क डन ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू हाइट, क्या चीज होती है ये? वॉल्यूम नहीं होता? भाई जवाब दे दो ना यार, जवाब दोगे तो फिर आप जब सवाल पूछते हो ना भाई, तो फिर आगे हाँ या ना भी कम से कम कर लिया करो। हाफ इज हाफ, हाफ इंटू एफ इंटू ई इज दिस वर्क डन, हाफ इंटू एफ इंटू ई इज वर्क डन ओवर ए इंटू एल इज वॉल्यूम, तो बस सिंपल हो गया, वर्क डन ओवर वॉल्यूम। या फिर वर्क डन, या वर्क डन होता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो वर्क डन ओवर वॉल्यूम, या ईपीई स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ईपीई स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कोई नई टर्म इजाद करनी है तो आई एम सॉरी मैं नहीं कर रहा। अगर आप कहते हैं सर वो ईपीई पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कोई नई टर्म इजाद कर दें, तो नहीं यार, मैंने कोई नया नाम नहीं इजाद कर, बस में इतनी बात काफी है कि इस लेफ्ट के ग्राफ का ग्रेडिएंट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट के ग्राफ का ग्रेडिएंट इज यंग्स मॉडुलस, लेफ्ट के ग्राफ का एरिया इज जस्ट वर्क डन टू स्ट्रेच स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका एरिया है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके हो गया, समझ आ गया? चलो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो क्या चीज है हमारे पास अभी, आखिरी चीज यहां पे इस दूसरे वाले कॉलम के नीचे लिखे ईपीई पर यूनिट का पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है, जैसे ना एक फॉर्मूला था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जैसे यहाँ हाफ इंटू एफ इंटू ई है। मुझे एक बात बताएं, हाफ इंटू ये स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं स्ट्रेस की जगह कैपिटल ई इंटू ये लिख सकता हूं? यहां पे देखिए, जैसे आप यहां पे ये वाला देख लीजिए, स्ट्रेस की जगह कैपिटल ई इंटू ई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो लिखें भाई, मैंने स्ट्रेस की जगह जैसे यहाँ फोर्स की जगह के ई लिखा, यहाँ स्ट्रेस की जगह ई इंटू ई लिख दिया। अब इसको क्या करूं, हाफ इंटू ई इंटू ई स्क्वायर, दैट इज नॉट जस्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हाफ के ई स्क्वायर है ऐसे हाफ ई स्क्वायर है, half is a constant, यहाँ भी half is a constant, k is spring constant, e is Young's modulus, this is extension का square, this is strain का square, तो you know what, elastic potential energy per unit volume is directly proportional to strain का square। अगर यहां भी क्या हो जाए, अगर यहां पे भी स्ट्रेन डबल हो जाए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डबल नहीं, वो इनटू 4 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, हम हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं
F is proportional to E, F is equal to KE. Stress is proportional to strain, stress is equal to कैपिटल E इंटू E, ठीक है। यहाँ पे K का सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे E सब्जेक्ट आ गया। ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहलाया, ये यंग्स मॉडुलस कहलाया। इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर हुई, उसकी यूनिट्स जो है वो सिर्फ क्या हुई, पास्कल हुई। इधर हमने कहा 1 न्यूटन पर सीएम का मतलब क्या है, उधर हमने कहा सर ये 1 गीगा पास्कल का मतलब क्या है, ठीक है। फिर करते करते जब हम यहाँ गए तो हमने कहा जी ग्राफ दोनों के क्या होंगे, दोनों के ग्राफ सीधी लाइन होगी जी, पासिंग थ्रू रीजन होगा, ठीक है। इसका ग्रेडिएंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उसका ग्रेडिएंट यंग्स मॉडुलस होगा। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो है वो वर्क डन के बराबर होगा, उसके एरिया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होगा। इसका एरिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग होगा, इसका एरिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो अल्टीमेटली हाफ के ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही काम मैंने यहाँ करने की कोशिश की, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, अगर मैं कर दूं तो यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत आगे निकल गया हूँ मैं। इस फॉर्मूला को ड्राइव करके मैं अपनी ए लेवल्स की हद में से बहुत आगे चला गया हूँ। हाफ ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर, हाफ इज कांस्टेंट, दिस इज यंग्स मॉडुलस, दिस इज स्ट्रेन का स्क्वायर। बस सिंपल है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। लेफ्ट पे जो कॉलम है वो ओ लेवल्स के हिसाब से कंपोज हुआ है, राइट वाला जो कॉलम है वो ए लेवल्स के हिसाब से कंपोज हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करें, बस जो पढ़ा रहा हूँ सब समझें और याद भी करें, समझें भी और याद भी करें। पहले समझ लें फिर याद हो जाएगा, पहले समझ लें याद भी हो जाएगा। जी नहीं समझ आ रहा तो सवाल पूछ लें, कुछ सवाल पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो? श्योर? भाई हाँ या ना कर दें। ओके जी, नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस मीन क्या, आज यहाँ पे जाके अपना फिजिक्स का जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। 1-2 लेक्चर्स मुझे लगता है हमें मजीद चाहिए होंगे, क्या करने के लिए इस डिफॉर्मेशन के टॉपिक को किसी तरह 2-3 लेक्चर्स हैं तोड़ लगाने के लिए, इसको तोड़ पहुंचाने के लिए 2 लेक्चर्स मजीद चाहिए होंगे, ठीक है जी। चलो इजाजत देंगे भाई, इजाजत देंगे। अभी फिजिक्स वालों से इजाजत मांग रहा हूँ, केमिस्ट्री क्लास है हमारी।